दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही खास और डिस्टिंग्विश्ड मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो फॉर्मर डिप्लोमेट है और इसके अलावा वो फॉर्मर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हैं और फॉर्मर ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि दरअसल जो कि आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, अभी जो आप स्थिति बनी हुई है पूरे मिड ईस्ट में, चूँकि मिड ईस्ट पूरा एकदम टेंशन में है, वो एक तरह से समझ लें कि बॉइलिंग पॉट बना हुआ है और उससे कहीं ना कहीं भारत का भी एक जुड़ाव है उस मसले का। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? जो लग रहा है कि अमेरिका जो है बिल्कुल बम्बार्ड करने जा रहा है, क्या ये संभावना बन रही, आशंका बन रही है कि ऐसा होगा ही? और अगर उसमें होता है तो उसमें भारत का किरदार क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो इंडिया है उसके रिश्ते हमारे ईरान से ज़माने से चले आ रहे हैं। जब एग्जिस्ट नहीं करता था अमेरिका, जी। उससे पहले से हमारे रिश्ते हैं, कल्चरल हो, पड़ोसी के नाते हो, व्यापार हो, ट्रेड हो, उसके नाते हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत कुछ मिलता जुलता है हमारा और ईरान से। और आज ख़ुमैनी साहब जो वहाँ पर हैं, रूल कर रहे हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनका ओरिजिन हमारे हिंदुस्तान से ही है। तो ये रिश्ते आपको बताते होंगे। और देखिए कि जहाँ तक सवाल है ट्रम्प साहब का, तो ट्रम्प साहब जो हैं सुबह शाम कुछ क्या कहते हैं, क्या नहीं करते, वो दुनिया जान रही है। उन पे कितना बिलीव कर रही हैं सभी जानते हैं। कभी ना कभी कुछ इससे पहले जब जो चुने गए तो उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर मैं आता हूँ तो वार ख़त्म कर दूंगा, जिसमें यूक्रेनियन वार थी, इज़राइल की वार थी। उन्होंने कहा था हम एक दिन में ख़त्म कर देंगे। एक दिन में ख़त्म हो गया। आज 4 साल होने जाएंगे आपको, यूक्रेन के और रशिया के और फ़िलिस्तीन के और इज़राइल के चल ही रहे हैं, वो भी बंद नहीं हुए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे बीच में उन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर, ये समझ के कि हम उसको ख़राब कर देंगे। जी। अब बीच में देखिए उनके कंट्री में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ईरान में जो हो रहा है उनके सपोर्ट से हो रहा है। उन्होंने ये सोचा था कि जिस तरीके से नेपाल है हमारे पड़ोस में, उसमें उन्होंने जनसेट किया, उसको कामयाबी मिली। उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश के अंदर उन्होंने किया, बांग्लादेश में भी उन्हें कामयाबी मिली, जिसको बाइडन ने उनको यूनुस को गले लगाया। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ईरान ईरान है। ईरान एक बहुत हिस्ट्री है उसकी, और वहाँ के बड़े वैरियर लोग थे, कभी झुके नहीं हैं। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, यानी वो अपने इस्लाम के ऊपर ज़्यादा मरने वाले लोग हैं और इस्लाम के ऊपर, जिससे कि वहाँ पे जो रूल हुआ है 89 में, 79 में, तो वो शाह को हटाने के बाद जब ये ख़ुमैनी आए, ये सिर्फ आई थी रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कौम के लिए और इस्लाम के लिए ज़िंदा है वहाँ पे। और ये याद होगा आपको, इससे पहले जब उन्होंने अटैक किया तो इज़राइल को जब अटैक किया इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों से, तो उसको ख़तरा लगा कि टारगेट पे मार कर रहे थे उन्होंने। ईरान के लोगों पर इतनी अच्छी मिसाइलें थी, लेकिन उस वक्त इनके साथ गल्फ़ के लोग नहीं थे, रीज़न क्या था कि वो इनके इन्फ्लुएंस में थे, चाहे वो यूएई रहा हो, चाहे वो जॉर्डन रहा हो। उन्होंने इंटरसेप्ट किया है और इंटरसेप्ट करने के बाद उनको रोका, वो वहीं पे रुके, मिसाइल्स नहीं लगे। तो अब जो इस वक्त ख़तरा है पूरे गल्फ़ में, वो आप देखिएगा कि ईरान से अगर ख़तरा है तो आपको इज़राइल का, इसकी वजह से उसको तकलीफ़ है ज़्यादा और फुल सपोर्ट में रहता है। छोटा सा कंट्री है, पूरे गल्फ़ को हिला रखा है। गल्फ़ के अंदर क्या नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सोना नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन उसको पूरा हिला रखा है। वो कौन है? वो इज़राइल है। इज़राइल के लीजिए उसका पूरा शैडो है, जिसकी वजह से आप देखते हैं और वो उसका कुछ नहीं हो पा रहा। आज भी उन्होंने बात की है तो इजराइल के फेवर की बात की है, तो मतलब मैं जो आपकी बातचीत से मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि पहले तो ये कि आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार तो वो कर रहे हैं ना। इस बार तो वो करके दिखा, पूरा आर्माडा को मूव करा दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन आ चुका है, C-17 फ्लाइट जो है वो तैयार आ चुका है, पूरा फ्लीट आ चुका है। तो इस पर तो करके दिखा रहे हैं वो। नहीं, वो ठीक है, वो मूव किया है उन्होंने। आप जो लिंकन की बात कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन की, वो मूव किया है। उनका शिप जो वॉरशिप है, और साथ में 3-4 और शिप उनके लगे हुए हैं, युद्धपोत जिनको बोलते हैं, लड़ाकू जहाज लगे हुए। लेकिन इधर ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर हमने एक उन पे मार दिया तो पूरा डूब जाएगा उनका शिप और वो सब खेल ख़त्म हो जाएगा। वो इस बात को समझते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर रहे। आपने देखिए, उसने कहा भी है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बनाया, इजराइल ने, वो ईरान ने। और ईरान ने जो अपना न्यूक्लियर बनाया प्रोग्राम, उसके तहत आप ये बताइए, उन्होंने आज तक बताया तो नहीं कि हम नहीं बना रहे, उनका बना। और आज उसी की वजह से आप देखिए कि रशिया जो है, रशिया ने भी उनको एयरक्राफ्ट दिए जो न्यूक्लियर उनके
वेपन से लेके जा सकते हैं वहाँ तक मार करने के लिए। उधर देखिए इन्होंने हर एक को दुश्मन बना रखा है। आप जाके इधर से देखिए सेंट्रल एशिया में रशिया आप ले लीजिए, रशिया के बाद ईरान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, और उसके बाद आप कोरिया तक चले जाइए। कोरिया तक से इनके झगड़े हैं। सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अभी भी वो उन्होंने मूव तो ज़रूर करा है अपनी पूरी आर्मी को या नेवी को, पूरा फ्लीट, मतलब अब्राहम लिंकन का मूवमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या कोई इतना बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी मूवमेंट सिर्फ दिखाने के लिए करेगा? भाई मूवमेंट तो करने के लिए उन्होंने ये दिखाया है कि अभी सब पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया कि मैंने वेनेजुला के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया। ये धमकी के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं। ये वेनेजुला नहीं है ईरान या रशिया या चाइना, ये कंट्री जो हैं, और हिंदुस्तान भी इस बात को अच्छी तरह अब समझ चुका है। अभी देखिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ था रेजोल्यूशन इसके अगेंस्ट ईरान के, उसके फेवर में, ईरान के फेवर में दिया है इंडिया ने और चाइना ने। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम उनके नज़दीक हैं और हम अमेरिका के नज़दीक नहीं हैं, नंबर एक। दूसरी बात आप देखेंगे कि जब भी उसने बात की है ट्रंप ने, वो पाकिस्तान को हमारे सामने उसको लिवरेज दिया है, हमको नहीं दिया है। पाकिस्तान को हमेशा एज पे रखा है। अच्छा, आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो एक सवाल बनता है यहाँ पे, अगर ये जो क्राइसिस होती है, आपने कहा कि पिछली बार हालात ऐसे थे कि जॉर्डन जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट में था यूएस के या इजराइल के, यूएई कहीं ना कहीं सपोर्ट था यूएस के या इजराइल के। इस बार आपने कहा कि वो हालात नहीं है। नहीं, यूएई ने साफ मना किया है कि आप ना तो हमारे ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं ना हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब उनको इस तरह की धमकियां मिलने लगी तो वो कहाँ से लेंगे? जॉर्डन अभी तो जॉर्डन बोला नहीं है ना, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जॉर्डन जो है वो इंटेलिजेंस को शेयर कर सकता है अमेरिका के फेवर में अगेंस्ट ईरान। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। अब इस वक्त बात बन गई है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लाम शिया सुन्नी नहीं, ये जो सोच रहे थे शिया सुन्नी होगा, नहीं, वो बात फ़िलिस्तीन के ऊपर जाके जुड़ गई है कि इस्लाम अगर जुड़ा है तो फ़िलिस्तीन से जुड़ा है। पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान ठंडा रहेगा बीच में, वो बेस नहीं देगा। ये 2-3 बार 4 बार जो है वो एयर चीफ मार्शल को बुला लेते हैं अपने डाइनिंग। नहीं, इनकी तो फौजें भी जा रही हैं इजराइल में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अब इस वक्त डिप्लोमेसी कुछ और होगी। देखिए कि अगर ये वार होती है तो ये थर्ड वार होगी। क्यों? क्योंकि ना तो चाइना घुसने देना चाहता है इस अपने रीजन में, लेकिन चाइना ना ही रशिया घुसने देना चाहता है। चाइना या रशिया के किसी भी मतलब जो प्रीमियर है वहाँ के जो हैं, चाहे वो शी जिनपिंग हो जाए चाहे पुतिन, किसी ने ओपनली उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। नहीं, बयान नहीं आया, लेकिन ट्रम्प के फेवर में भी नहीं बयान आया। वो अपने टेरिटरी में घुसने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर एक बार वो ईरान के साथ घुस गया और ईरान को पीट लिया उसने, तो फिर इन पे आसान होगा उसका हमला करना। इसीलिए आपने देखा अफगानिस्तान, हमारा इंडिया ने अफगानिस्तान से दोस्ती कर ली है, उनसे दोस्ती कर लिए। और वो उसका बेस मांग रहे थे, याद होगा, एयर बेस मांग रहे थे, जो कि रशिया ने नहीं, चाबहार तो अच्छा, है ये अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान ईरान की बात है। हाँ, तो ये ईरान का, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं। देखिए हमारा भी तो हिंदुस्तान में $120 मिलियन लगा रखा है वहाँ पे चाबहार पे, जिससे कि पूरा हमारा नेटवर्क जुड़ता था। यानी यहाँ से हम जाएंगे तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में एंट्री करते हैं, तो हमारा तो पूरा ट्रेड भरा हुआ था, हमारा सारा यहाँ से लेके गुजरात तक। तो चाबहार पे अभी भी नजर लगाया ही हुआ है। नहीं, इसीलिए तो फिर अब अमेरिका, अब खुल के हमारे हिंदुस्तान को आना पड़ा इस बात के लिए। इसीलिए बात को दर्शाया है कि देखिए आप चाबहार एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। ओके, अच्छा, अब एक सवाल आप ये यहाँ से मैं ये करना चाहता हूँ कि ईरान, मान लीजिए कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप इतना अनसर्टेन है या अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो दुनिया जान गई, तो इसका मतलब है कि दोनों जो है मुमकिनात में से आ जाती है चीज़ें कि वो नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर करते हैं तो फिर क्या आप देखते हैं सिचुएशन? नहीं करते हैं तो फिर वो वार जो है न्यूक्लियर वार होगी, जो कि अभी अंदर खाने उनके पास छिपा हुआ है। ईरान के पास छिपा हुआ है न्यूक्लियर, उन्होंने ओपन नहीं किया है, लेकिन ये फिर न्यूक्लियर वार होगी और उसमें साथ देगा तो ये लोग साथ देंगे। तो एक मैं देख रहा था कई रिपोर्ट्स में ये बात भी आ रही है कि द स्वॉर्म्स ऑफ शो किया है ईरान के जो ड्रोन्स हैं, हाँ, उन्होंने शो किया है, जी, बताया, उन्होंने दिखाया ये है हमारे पास। अब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर आएंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा उस पर हाइपोथेटिकली बात नहीं कर सकते, अगर होगा तो क्या होगा, लेकिन चूंकि मूवमेंट जिस तरह की है अमेरिका की, इसलिए सवाल जहन में आ रहा था। एक सवाल मेरा और यहाँ पर होगा कि तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो मिड ईस्ट में पहले जो हुआ करते, जैसे इराक पे जब हमले हुए थे तो कई अरब ममालिक ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया था और अपने फौजी अड्डे जो थे अमेरिका के, वहाँ से वो टेक ऑफ कर रहे थे अमेरिका के जेट्स। इस बार वो सिचुएशन नहीं आप बता रहे हैं?
बिल्कुल नहीं, उस वक्त भी हमारा हिंदुस्तान ने इनको कोई परमिशन नहीं दी थी। उस वक्त मांगा था, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। इन्होंने कहा था कि हमें रिफ्यूलिंग के लिए दीजिए, तब मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में ही था। जी। उन्होंने कहा था कि हमें रिफ्यूलिंग के लिए परमिशन दे दीजिए। हिंदुस्तान ने उस वक्त रिफ्यूलिंग के लिए परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि इराक भी इंडिया का दोस्त था। नहीं, और मैं जब खास तौर सद्दाम से- पे हमला बिल्कुल किया वो था। तो है, और खासतौर से ये भी कि जो मिड ईस्ट के बाकी जो ममालिक है, सऊदी अरब हैं या जॉर्डन है या कतर है या यूएई है, तो इनका भी रोल इस बार उस वक्त के इराक वाले मामले से इस बार अलग, थोड़ा नहीं, मुख्तलिफ। अब आप देखिए ना, ये जो मामला बन रहा है हाँ। वो अब ये समझ चुका है, गल्फ कंट्रीज़ के लोग हाँ। अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर हम इनको छूट देते हैं तो ये आज ईरान पे किया है, कल सऊदी पे भी कर देंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है। और कल को ये कुवैत पे भी कर देंगे, क्योंकि उनको यहाँ से सब कुछ चाहिए। जो आपने वेनेजुएला में देखा, इन्होंने क्या चाहिए? सबसे अच्छा पेट्रोल जो 27% निकलता है वहाँ से, इन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया रातों रात। लेकिन अब ये वो जगह नहीं है जिस तरह ये ग्रीनलैंड मांग रहे हैं। कनाडा ने कारनी ने मना कर दिया बिल्कुल। अभी रिसेंटली। अच्छा, एक कंडेम सवाल ये किया। भी है कि 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है खामनेई की, क्यों इजराइल या अमेरिका उनके पीछे पड़े, क्यों चाहते हैं कि वो रिजिम नहीं, अगर आप बात करते हैं खुमैनी साहब की 80 साल की उम्र है, खामनेई 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 साहब की 80 साल की उम्र है, तो क्या ट्रम्प की नहीं है क्या 79 ईयर? ऐसा नहीं है। देखिए, खामनेई साहब का एक रिजीम चल रहा है और वो इस्लामिक कंट्री है वो, और अगर उस पर चल रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे? क्योंकि कितना ज़्यादा वहाँ हुआ था जिसकी वजह से शाह को पलटना पड़ा था। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती बातें बताई हैं। और यहाँ पर जो इनपुट सामने आ रहे हैं, अगर हम अमीन साहब की बात माने तो उनका ये कहना है कि अमेरिका ये सिर्फ एक धमकी और वार्निंग के तौर पर कर रहा है। वो चाहता है कि ईरान झुक जाए, लेकिन ईरान जो है एक ऐसे नेशन है जिसकी अपनी लंबी ये तारीख रही है और वो सरेंडर करने वाली तारीख नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे सर, आपका बहुत शुक्रिया।